हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू जी साइंस ट्रिक। सो जिस क्वेश्चन की हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, मैं आपको सजेशन दे रहा था कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि पूरे गेट एग्जामिनेशन के पेपर में जो भयानक वाला क्वेश्चन डाला गया है आपके स्पीड पे ब्रेक लगाने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को गिराने के लिए, उन्हें आपको जज करना पड़ेगा, उन्हें आपको समझना पड़ेगा, उनसे आपको हाथ जोड़ के आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि उनको सबसे लास्ट में करेंगे। कॉन्फिडेंस बचाए रखना है, लास्ट तक ध्यान रखना। ये क्वेश्चन था, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, क्वेश्चन के पर फिर देखना पड़ेगा मुझे। क्वेश्चन आपको बोल रहा था द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स सिग्नल इन हर्ट्ज बिलो द नेचुरल फ्रीक्वेंसी विद इन यूजफुल मिड बैंड रेंज ऑफ मेजरमेंट फॉर विच द गेन एम्पलीट्यूड इज लेस देन 1.05 अप्रोक्सीमेटली। सब समझाऊंगा, सब फ्रीक्वेंसी ये वो सब आपको समझ में आ जाएगा। अब आपकी कहानी में ये आपके किरदार हैं, आपके पास ई है, आपके पास कैपेसिटेंस ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, केबल का कैपेसिटेंस है, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल बोलने को कहा गया है। RA यानी कि एम्पलीफायर का रेजिस्टेंस जो है 10/6 ओम है, उसका गेन इतना है, बैंडविड्थ इतना है ना। तो इक्विवेलेंट सर्किट से इसकी शुरुआत करता हूँ, तब जाके आपको समझ में आएगा, है ना। और वैसे भी जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल या पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के जो क्वेश्चंस है जिसमें पक्का आपका एम्पलीफिकेशन और ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, उसकी सिग्नल कंडीशनिंग सर्किट इन्वॉल्व है, उसमें ओपैम्प और ये सब इन्वॉल्व है, तो आपका पहला टास्क रहेगा आप इक्विवेलेंट सर्किट से शुरू करेंगे। कोई ये नहीं बोल सकता कि सर क्या है इक्विवेलेंट सर्किट, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बराबर ना। चलिए, तो फिर सर सबसे पहले इक्विवेलेंट सर्किट की जब भी बात होती है, सबसे पहले बंदा आता है, दैट इज द चार्ज, बराबर ना। ये चार्ज है जो कि डेवलप्ड है ओवर द सरफेस ऑफ व्हाट, टेल मी, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ओके ना। चलिए, तो फिर दूसरा जो कंपोनेंट हम शो करते हैं दैट इज नथिंग बट द CP, बोले तो कैपेसिटिव, आपका कैपेसिटेंस ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो इसको क्या लिख लूँ मैं, इसको लिख लेता हूँ मैं CP। वाई दिस इन पैरेलल, ऑलरेडी डिस्कस्ड, कहाँ पे, इक्विवेलेंट सर्किट पे। नाउ इसका लीकेज रेजिस्टेंस भी उसने दिया हुआ है ना, तो इसको भी ड्रॉ करना पड़ेगा। व्हाट इज द लीकेज रेजिस्टेंस, कहाँ है भाई साहब, लीकेज रेजिस्टेंस नहीं है क्या, शायद नहीं है, देखना पड़ेगा लीकेज रेजिस्टेंस क्वेश्चन में। लीकेज रेजिस्टेंस नहीं है, बट इन जनरल कौन सी रेंज में रहता है, 10⁻10 और 13 वाली रेंज में, है ना। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए बनाया हूँ सिर्फ शो करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो आपके पास केबल का कैपेसिटेंस आता है जो कि कैसा लगता है, यहाँ पे कुछ ऐसा लगता है। ये इसका भी हमने आपको कारण बताया है, बराबर ना। दिस इज नथिंग बट द CC। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, आपका एम्पलीफाइंग स्टेज आएगी, और एम्पलीफायर का जो रेजिस्टेंस है ना, एम्पलीफायर का जो रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होना है ना, उसकी वैल्यू दी हुई है 10⁻6। ये पूरा एम्पलीफाइंग स्टेज है, एम्पलीफाइंग स्टेज है। ये एम्पलीफायर है आपका, एम्पलीफाइंग सर्किट है, जिस पे कि इनपुट जो है ना वो 10⁻6 के अक्रॉस जो भी वोल्टेज रहेगा वो उस पर इनपुट है ना, Vin है इस पर, बराबर ना। चलिए, अब यहाँ से ये एम्पलीफाई जो आउटपुट करके दे रहा है ना, वो 3 टाइम्स ऑफ जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है ना, उसका 3 टाइम्स। क्यों 3 टाइम्स, बिकॉज गेन इज मेंशन। गेन का मतलब ये कि एम्पलीफायर में आप इनपुट दोगे ना, तो वो उसको 3 टाइम्स बढ़ा के देगा। मतलब आप यदि यहाँ के आउटपुट की बात कर रहे हो, यदि आप इसको वे आउटपुट लिख रहे हो, तो ये 3 टाइम्स ऑफ Vin होगा, 3 टाइम्स ऑफ Vin होगा। ये एम्पलीफायर का अंदर वाला सर्किट है, ये एम्पलीफायर का सर्किट है जी, बराबर ना। इतनी बेसिक सी चीज़ें आपने क्रैक कर ली, एग्जामिनेशन में आया, पहली बार में तो आप अच्छे बच्चे हैं, मेरी बात मानी, आपने क्वेश्चन नहीं किया, छोड़ दिया, सबसे लास्ट में आपने सब मैक्सिमम क्वेश्चन बना लिया, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने साल भर जो मेहनत करी है उसका प्रतिफल आपको मिल रहा है,
यू आर एंजॉइंग द एग्जामिनेशन। लास्ट में इस क्वेश्चन पे आए और अब आपका कॉन्फिडेंस कह रहा है कि नहीं, इसको मैं फोड़ दूंगा, इसको मैं क्रैक कर दूंगा, तो आप क्रैक करेंगे, बिल्कुल करेंगे, है ना। चलिए, तो आपने ये सब कर लिया। अब वो आगे क्या कह रहा है, सर वो ये सारी डिटेल दे रहा है, जीटा दैट ये वो, और पूछ रहा है हमसे कि आउटपुट जो है ना, आउटपुट और इनपुट का कुछ रिलेशन भी है और एम्पलीट्यूड और ये सारी चीज़ें भी हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अपने को वी नॉट, ऑब्वियस सी बात है, वी नॉट की वैल्यू यदि कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहले तो वी इन चाहिए। क्या चाहिए जी? वी इन चाहिए। सो वी इन क्या है? इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ रही है ना। तो सबसे पहले इस इक्विवेलेंट सर्किट को हम थोड़ा रिजोल्व करते हैं। ये CP और ये C, ये दोनों पैरेलल हो गए, है ना। पैरेलल हो गए तो इनका एक रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये मैंने बना दिया रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन, और रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन क्या होगा? CP प्लस CC होगा, बराबर। तो इसको मैंने मान लिया C। अब जैसे ही मैं आगे बढ़ा, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या बनेगा? देखो जरा ध्यान से, 10 to the power 6 गुणा 10 to the power 10 डिवाइड बाई 10 to the power 6 प्लस 10 to the power 10, बराबर। अब देखो 10 to the power 6 गुणा 10 to the power 10 डिवाइड बाई 10 to the power 6, इफ यू टेक आउट, सो 1 प्लस 10 to the power 4 यहाँ पे बचने वाला है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 10 to the power 4 प्लस 1 ऑलमोस्ट 10 to the power 4, और ये इक्विवेलेंट टू 10 to the power 6 ही होगा। मतलब कुल मिला के जो एम्पलीफायर का रेजिस्टेंस वही बच जाएगा, बाकी सारी कहानी खत्म हो जाएगी, यानी कि इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। तो रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितना है? 10 to the power 6, ठीक है, 10 to the power 6 है जी, ठीक है। और इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है दैट इज नथिंग बट द वी इन, ठीक है, वी इन, बराबर। अब ये है चार्ज। अब यहाँ से यदि करंट निकला होता तो वो करंट की वैल्यू क्या होती? वो होती ही dQ बाई dt, dQ बाई dt। इसमें करंट क्या जा रहा है सर? मान लिया IC। इसमें करंट क्या जा रहा है सर? मान लिया IR, है ना। V इन की वैल्यू क्या है कोई पूछे तो सर V इन की वैल्यू है IR गुना 10 to the power 6 वोल्ट, ये, ठीक है ना जी। आई गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो जरा, मैं यदि IR को निकालना चाहूँ, क्योंकि IR को यदि पुट कर दोगे तो V इन आ जाएगा। IR जो है दैट इज नथिंग बट, कोई बताएगा मुझे? यस, ये टोटल करंट I है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू R, सो दिस माइनस दिस, बराबर ना। ये आपके R की वैल्यू है। नाउ कोई बताएगा कि ये I की वैल्यू कितना है सर? ये है dQ बाई dt, ठीक है। और इस IC की वैल्यू क्या है? ये है C dV बाई dt, और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है? इसके अक्रॉस वोल्टेज V इन ही है, ध्यान रखिएगा, V इन ही है। तो ये आपसे IR की वैल्यू यहाँ पे आ गई, बराबर। ये IR की वैल्यू यदि इस इक्वेशन में रख दें तो क्या आता है? जरा ध्यान से देखिए, V इन इज इक्वल टू dQ बाई dt, आउटसाइड में 10 to the power 6 है ही, ओके, प्लस C dV इन अपॉन dt। नाउ ये C कौन सा है राजा? ये टोटल रिजल्टेंट जो C है, मतलब इसका और इसका रिजल्टेंट। तो देखें जरा, इसका रिजल्टेंट क्या आता है? ये है 10 to the power -9 और ये है 10 to the power 2 into this, so this is nothing but 3 into 10 to the power -9। इन दोनों का समेशन ये है आपका C, बराबर ना। ओके, अब मैं V इन का रिलेशन यहाँ से Q के साथ क्रिएट कर पाऊंगा, बराबर ना। इनपुट कौन है भाई? चार्ज है, ये चार्ज है। इस इनपुट का V इन के साथ रिलेशन और एम्पलीफायर का आउटपुट V नॉट इक्वल टू 3 इंटू वी एन, मतलब इस V नॉट में और इस Q में मैं रिलेशन क्रिएट कर पाऊंगा। क्यों कर रहा हूँ देखते जाइए जरा। सो दिस इज नथिंग बट V इन S इज इक्वल टू 10 to the power 6, ये हो जाएगा
एस इंटू क्यू एस प्लस सी, और ये हो जाएगा एस इंटू वी आई एन, बराबर ऐसा कुछ आ जाएगा। अब यहाँ देखो जरा, यदि आप इसको लिखते हो वी इन एस और इधर से आप कॉमन लेके आते हैं 10 टू द पावर 6 गुणा सी एस वी इन, इधर बचेगा 10 टू द पावर 6 गुणा एस गुणा क्यू एस। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन है, और वो ये है कि ये माइनस साइन है, एंड बिकॉज ऑफ दिस माइनस अब यहाँ पे आप कर ही लेंगे, यहाँ पे प्लस आएगा, बराबर ना, प्लस आएगा ना। वी इन कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ से, सो वी इन जो है कॉमन आ जाए, वी इन एस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 10 टू द पावर 6 गुणा सी एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6 गुणा एस और ये क्यू एस। वी और क्यू का रिलेशन, सो दिस इज नथिंग बट वी इन एस एंड दिस इज क्यू ऑफ एस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 एस 1 प्लस 10 टू द पावर 6 इंटू सी एस, बराबर ना। यदि इसको 1/c से, इसको c से मल्टीप्लाई कर दूं और c से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाए, ये r की वैल्यू है ना, rc, और ये भी rc है, तो आप समझ गए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ s और ये 1 प्लस टाउ s और साथ में 1/c है, वो है ही। तो रिलेशन आ गया किसका, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे, रिलेशन आ गया किसका, आपका V इन और Q का, है ना। तो अब आउटपुट यदि V नोट की यदि कोई बात करेगा तो आराम से मैं दे पाऊंगा ना उसको, V नोट की यदि कोई बात करेगा सो वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ V इन S, सो 3 टाइम्स ऑफ टाउ S डिवाइड बाई 1 प्लस टाउ एस गुणा 1/c जो है वो है, बराबर। सारी वैल्यू भी रख सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, ईड एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लगा रहे हो तो दो ही मत एग्जामिनेशन, मत दो एग्जामिनेशन, सच बोल रहा हूँ। क्वेश्चन कहाँ है भाई, क्वेश्चन है the maximum frequency of force signal in hertz below the natural frequency within useful mid-band range measurement for which the gain amplitude is this। तो रिलेशन यार, रिलेशन जो है ना, ये आउटपुट V नॉट और इस Q में नहीं हो रहा है रिलेशन, तो वो इनपुट फोर्स में बात कर रहा है ना, तो फोर्स के हिसाब से चीज़ों को देखना पड़ेगा। फिर इट्स लाइक कि क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल पे आपने फोर्स लगाया, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इस पे चार्ज आया, इस चार्ज को मेजर करने के बाद आपने वी नोट जनरेट किया। अभी जो आप कर रहे हो कि इस वी नोट का इस क्यू के साथ रिलेशन देख लिया आपने, इस वी नोट का क्यू, लेकिन सिस्टम बोल रहा है इस क्यू के साथ रिलेशन नहीं, इस एफ के साथ रिलेशन लेके आओ, इस एफ के साथ रिलेशन लेके आओ। तो एफ के साथ रिलेशन वी नोट का इन दोनों में फिर वो आगे बढ़ रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, इस टाइप से कुछ बातें कर रहा है। तो सर Q और F का रिलेशन है, V नोट और F का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, Q और F का रिलेशन है, तो Q और F का रिलेशन दीजिए, ठीक है। Q और F का रिलेशन देखेंगे तो भैया इनपुट जो फोर्स है, कहा ना मैंने, एक्सेलरेटिंग फोर्स है, वाइब्रेटिंग फोर्स है, डायनेमिक फोर्स है। तो डायनेमिक यदि एक्सेलरेशन ही मान लिया तो एक्सेलरेशन क्या होता है, d² x by dt², x इज द इनपुट डिस्प्लेसमेंट। एक ही यदि बात करूँ तो s² x इनपुट डिस्प्लेसमेंट, बराबर ना, गॉट द पॉइंट ना। या वाइब्रेटिंग फोर्स के टर्म में भी बात करूँ तो ये सेकेंड ऑर्डर रिलेशन क्रिएट करता है किसके साथ, इस Q का रिलेशन जो F के साथ होता है ना, वो सेकेंड ऑर्डर रिलेशन है। कौन सा ऑर्डर रिलेशन है, सेकेंड ऑर्डर रिलेशन है। क्यों है ये सेकेंड ऑर्डर रिलेशन, कोई बता सकता है। वाई नॉट द डायरेक्टली लीनियर जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एफ जो है ना ये वाइब्रेटिंग है, डायनामिक है।
नाउ वाइब्रेशन या एक्सेलरेशन की बात करूं, सो इस क्यू का इसकी इनपुट क्वांटिटी यानी कि डिस्प्लेसमेंट जिससे फोर्स कॉज हुआ, यदि उसकी बात करूं तो ये क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर नेचर का है, ठीक है। या फोर्स को एम ए लिखूं, एफ इक्वल टू एम गुणा ए करूं, तो फोर्स एक्सेलरेशन को शो कर रहा है ना भैया। ना एक्सेलरेशन में डिस्प्लेसमेंट से सेकेंड ऑर्डर है ना, इनपुट क्वांटिटी यदि डिस्प्लेसमेंट से बात करूं तो इस चार्ज और इस क्वांटिटी में भी सेकेंड ऑर्डर नेचर हो गया ना। तो कुल मिला के क्यू और एफ में सेकेंड ऑर्डर टाइप की सिचुएशन है। तो यदि सेकेंड ऑर्डर टाइप की सिचुएशन है, यदि सेकेंड ऑर्डर टाइप की सिचुएशन है तो Q और F का रिलेशन जो है ना वो कैसा हो गया, Q गुणा, देखते जाइए ध्यान से, Q और F में रिलेशन दिस इज नथिंग बट दिस। सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन का मैं आपको लिख रहा हूँ ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने का ये पूरा तरीका आप समझ रहे हो। साथ में मैंने इसकी सेंसिटिविटी का मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ओवरऑल आप एक गेन के भी यहाँ लिख सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें उलझा देती हैं एग्जामिनेशन में। खोपड़ी इतनी चल भी गई, इतनी खोपड़ी चला भी ली, तो अभी आंसर निकालना बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो क्यू का रिलेशन आ गया, और ये जो है ना वी नॉट और क्यू का रिलेशन, वी नॉट बाई क्यू इज इक्वल टू इतना है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो रिलेशन है इसमें क्यू एस मिसिंग है ना। आप देखो ना, यहाँ से सिर्फ वी एन की वैल्यू निकालोगे तो ये पूरा माजरा जो भी है इसमें क्यू एस का गुणा भी है साथ में ना। तो यहाँ भी क्यू एस आ जाएगा, यहाँ भी क्यू एस आ जाएगा ना। तो Q की जो रिलेशन है वो है F के साथ कुछ ऐसी, यानी कि क्यू एस इज इक्वल टू क्या है, डी ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर गुणा एफ ऑफ एस। नाउ इस Q की वैल्यू यदि यहाँ रख दूँ तो तब जाके V नॉट में और इस फोर्स में रिलेशन आएगा। वो क्या है भाई, 3 गुणा टाउ गुणा जे ओमेगा डिवाइड बाई 1 प्लस टाउ जे ओमेगा, और साथ में सी भी है। इसमें यदि गुणा करोगे आप इसका डी ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस। समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था कि कुछ क्वेश्चन छोड़ना है। ये रिलेशन हो गया वी नॉट और एफ एस में, ठीक है जी। हाँ, एफ एस के रिस्पेक्ट में आउटपुट वी नॉट क्या है, ये आ गया रिलेशन। अब क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ ए फोर्स सिग्नल। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ ए फोर्स सिग्नल मतलब इनपुट जो कि ओमेगा है वो इन हर्ट्ज में बिलो द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी इसमें दी ना उससे कम होना, इन यूजफुल मिड रेंज mid band range of measurement for which the gain amplitude is less than 1.05 amplitude। इसके एम्पलीट्यूड की यदि बात करूं तो here it is, इसका एम्पलीट्यूड यानी कि इधर भी मोड निकालेंगे, इस पूरे का भी मोड निकालेंगे भैया। सब वैल्यू दी हुई है, टाउ पता है, ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब कुछ आपको पता है ना। इसकी वैल्यू लेसर इक्वल टू 1.05 रखना है। तो यहाँ से ओमेगा निकालना बहुत ही टेढ़ी खीर है। मेरे पास तो डायरेक्टली अवेलेबल सोल्ड ये इक्वेशन है, तो मैं डायरेक्टली लिखा, मैं खुद माथा पच्ची नहीं करने वाला इसमें। इसकी वैल्यू आ रही है 35 रेडियन पर सेकेंड। अब आपसे हर्ट्ज में पूछा है तो इसकी वैल्यू यू नो वेरी वेल 2 पाई एफ, मतलब जो आया उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो। ये क्वेश्चन दिया लिटरली गेट एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चन से क्या हमें सीख नहीं मिलती है। अच्छा चलो, आपने बेहतरीन तैयारी कर ली, अच्छी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ली, मेडिजी हो गया, एस एकेडमी हो गया, सुपर्ब टेस्ट सीरीज, सुपर्ब।
मेड इजी की सबसे पहले टेस्ट सीरीज लीजिए, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। उसके बाद लास्ट में एस की लीजिए। एस एकेडमी की टेस्ट सीरीज थोड़ी सी भारी होती है मेड इजी से, डायरेक्टली भारी पे भिड़ लिए तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो पहले मेड इजी से एक मॉडरेट लेवल, उसके बाद एस एकेडमी से, ठीक है। नाउ क्योंकि मेड इजी और एस एकेडमी बहुत लंबे टाइम से टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाते जा रही, तो बेस्ट एक्सपीरियंस है उनको इस मामले में, बराबर ना। कोई इतनी महंगाई वाली चीज़ है नहीं, टेस्ट सीरीज अफोर्डेबल है, तो अफोर्डेबल चीज़ों को तो क्रिएट या ज्वाइन किया ही जा सकता है, बराबर ना। और उसके बाद लिखिएगा जी सेंट्रिक की टेस्ट सीरीज। अब चूंकि हमारी स्टार्टिंग है अभी, तो धीरे धीरे टेस्ट सीरीज बनेगी, इतनी फास्ट नहीं, इसलिए हमने आपको पहले एडवाइस किया मेड इजी और एस एकेडमी की टेस्ट सीरीज हमें लेना है। तो अब इस क्वेश्चन ने आपको पर्याप्त नॉलेज दे दिया ना भैया, कि भिड़ना नहीं है, आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आपको डिग्रेड करने के लिए बने हैं उन्हें आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना। चलिए सर, अब इसके सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब मेरे से मत पूछना है सोल्व कैसे किया, मैग्नीट्यूड 1.05 से कंपेयर कीजिए, ओमेगा के लिए सोल्व कर लीजिए। मेरे से नहीं हो रहा है, आप कर लीजिएगा। मतलब कि आइडेंटिफाई करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उन्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके दूसरे क्वेश्चन में है कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोर्स। पहले अपन ने फोर्स की फ्रीक्वेंसी, अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स इन हर्ट्ज निकालना है within its useful mid-band range of measurement of which the gain amplitude is more than 0.95। सो अब इसे 0.95 से ऊपर कर देना भैया, सेम चीज़ को 0.95 से ऊपर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 160, ये हर्ट्ज में वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी 3500 हर्ट्ज में आंसर आ रहा है, यानी कि डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है, एफ की वैल्यू है, बराबर ना। एफ की वैल्यू है, ये करेक्ट कर लेना है आपको। समझ गए बात को? आ जाएगा समझ में कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा नहीं। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि एक ही सारणी से लिया गया है ना। एक ही सारणी में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, टाइम मिले तो उन्हें भी कर लेना, बहुत फ़ायदा मिलेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा खोपड़ी का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं एक सारणी में जो एकदम यूनिवर्सिटी टाइप डील करते हैं, जो गेट में आते भी नहीं हैं, बट कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन ले लो। इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत पड़ गई ना। एक सारणी यदि किए होते ना तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं।